हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 में दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहला चैप्टर हम लोगों ने मोशन पढ़ा, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा और उससे जुड़ा जो सब कुछ रहा वो सब पढ़े। यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन के लिए 3 नियम बनाए, उन तीनों नियमों को हम लोगों को पढ़ना है। तो 3 नियम पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उस नियम को पढ़ेंगे तो नियम पढ़ने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो वो टर्म्स 3-4 हैं, जैसे फोर्स है, इनर्शिया है, मोमेंटम है, एक्शन और रिएक्शन। ये 4 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, तब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उसके बाद मोमेंटम भी पढ़ेंगे। 5 तो ये सब पढ़ने के बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में प्रवेश करेंगे और उसको हम लोग पढ़ाएंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने फोर्स के बारे में। फोर्स तो बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, फोर्स के बारे में बहुत दिन से सुन रहे हैं कि पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। जैसे खींचना और ढकेलना, इसको हम लोग फोर्स कहते हैं। खींचने में फोर्स लगता है, धकेलने में भी फोर्स लगता है। तो जो पुश और पुल होता है, खींचने का काम और खींचने का जो हम लोग करते हैं, खींचने में जो ताकत लगता, जो फोर्स लगता, जो शक्ति ताकत लगता है, उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलना है तो हम लोग खींचते हैं दरवाजे को तो खुलता है, बंद करना है तो ढकेलते हैं, पुश करते हैं, और खींचते हैं मतलब पुल करते हैं, तो फोर्स हो गया। फोर्स हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत कुछ देखते हैं, बहुत फोर्स देखते हैं। जैसे मूविंग हो गया, वहाँ भी फोर्स लगता है, चलने में भी फोर्स लगता है, हर एक जगह पर फोर्स लगता है। ट्विस्टिंग, ढकेलना, पुश करना, पुल करना, ट्विस्ट करना, किसी चीज़ को ऐंठना, ऐंठने में भी फोर्स लगता है। किसी चीज़ को खींचना मतलब स्ट्रेच करना, स्ट्रेच करने में भी फोर्स लगता है। स्क्वीज करना, कपड़ा जब हम लोग धो करके और उसको पानी गाड़ते हैं तो उसको स्क्वीजिंग कहते हैं, तो स्क्वीज करने में भी फोर्स लगता है। इस तरह से फोर्स का प्रयोग हम लोग बहुत जगह पर करते हैं। लेकिन हम लोग फोर्स का डिफिनीशन जानेंगे, उसका यूनिट जानेंगे और वो वेक्टर है कि स्केलर है, इस बारे में जानेंगे। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, फोर्स को आदमी देखता नहीं है कि फोर्स है। देखने के लिए जैसे कुर्सी टेबल हम लोग देखते हैं, वैसे फोर्स दिखाई नहीं देता है। फोर्स को हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि इसके पास ज़्यादा फोर्स है, इसके पास कम फोर्स है, ट्रक के पास ज़्यादा फोर्स है, कार के पास कम फोर्स है। तो ये सब रियलाइज करने का चीज़ है, सोचने का चीज़ है। और जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो लगेगा कि क्यों उसमें ज़्यादा फोर्स है, इस बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग फोर्स का भी सिर्फ डिफिनीशन जाने, परिभाषा जाने। तो फोर्स का सिंपल परिभाषा है, फोर्स को बल बोलते हैं, हिंदी में बल कहते हैं। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु को विरामावस्था या सरल रैखिक समरूप गति की अवस्था में लाए या लाने की चेष्टा करे। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु को विरामावस्था या सरल रैखिक समरूप गति की अवस्था में लाए या लाने की कोशिश करे। इंग्लिश में इसको कहेंगे कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी
which brings an stationary object into moving stage and moving object into स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और भी उसका काम है, वो फोर्स वो उसके स्पीड को बढ़ा सकता है। फोर्स इज एन फिजिकल क्वांटिटी which brings a stationary body कोई भी वस्तु विरामा अवस्था brings in a stationary stage which brings a body in a stationary stage or in मूविंग स्टेज। ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल कॉज कहिए, फिजिकल कॉज विच ब्रिंग्स ए बॉडी इन स्टेशनरी स्टेज और इन मूविंग स्टेज। इसका यूनिट होता है न्यूटन इसका यूनिट होता है, और यह जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इतना लिख दिए, आपने फोर्स का डेफिनेशन लिख दिया। तो अब फोर्स के बारे में आप जान गए। फोर्स क्या करता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक फोर्स क्या करता है ये भी थोड़ा जान लीजिए। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इस बारे में हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ लिया है। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो इसको आप क्लास 8 में जो लेक्चर है फोर्स से संबंधित उसको देखेंगे, तो उसमें आप जानेंगे कि उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत चीज बेसिक चीज बताया गया है। तो उसमें आपको पहला नंबर की ये किसी चीज को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चला सकता है, तो कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और भी है, कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, 2 हो गया। और कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, 3 हो गया। कैन चेंज द डायरेक्शन भी चेंज करता है, 4था हो गया। 5वां हो गया कि फोर्स जो है किसी चीज का शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। जैसे बैलून है, उसको दाबते हैं तो साइज एंड शेप बदल जाता है। ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इस पर हम अधिक नहीं जा रहे हैं, विषयांतर हो जाएगा। क्लास 8 का लेक्चर आप फोर्स का सुन लीजिएगा। टाइप ऑफ फोर्स थोड़ा जानेंगे। टाइप ऑफ फोर्स, तो फोर्स का टाइप हम लोग वो भी क्लास 8 में पढ़े हैं। क्लास 8 में फोर्स का टाइप पढ़े हैं कि टच करने के हिसाब से उसको 2 भाग में बांटा गया।
उसका नाम रखा गया कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा गया। यह भी आप उसमें देख लेंगे, टाइप ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू टच, अकॉर्डिंग टू टच। लेकिन हम लोगों को अभी क्लास 9 के सिलेबस में टाइप ऑफ फोर्स जो पढ़ना है उसका रिजल्टेंट के आधार पर पढ़ना है, उसके बारे में हम बताएंगे, बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स ये कैसे है, एज पर रिजल्टेंट, एज पर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहते हैं कि कई फोर्स एक साथ लगे हुए हैं तो उसका प्रभाव एक ही होता है, फोर्स कई लेकिन प्रभाव एक होता है, और वह ऑब्जेक्ट जो है वह एक जो फोर्स हुआ, सब फोर्स का जो रिजल्टेंट जो मेन हुआ उससे एक डायरेक्शन में वो जाता है। जैसे कई आदमी मिलकर काम कर ढकेल रहे हैं किसी गाड़ी को, तो कोई आगे से ढकेल रहा है, कोई पीछे से ढकेल रहा है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई आगे से ढकेलने लगा, कोई पीछे से ढकेलने लगा, तो गाड़ी पर कम ताकत लगता है, गाड़ी मूव नहीं हो पाता है, ढकेला नहीं पाता है, तो इसलिए नहीं ढकला पाता है कि उसका रिजल्टेंट फोर्स घट जाता है। और वही एक डायरेक्शन में लोग मिल के काम करते हैं, ढकेलते हैं, गाड़ी ढकेला जाता है। तो टाइप ऑफ फोर्स जो होता है एज पर रिजल्टेंट दो प्रकार का होता है, बैलेंस्ड फोर्स, इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और एन अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स वह है जिसका रिजल्टेंट का फल जीरो होता है। द बैलेंस्ड फोर्स वह है जिसका रिजल्टेंट जीरो होता है। द बैलेंस फोर्स इज दैट फोर्स which resultant is zero. Balanced force is that force which resultant is जीरो। इसका मतलब जब रिजल्टेंट जीरो होगा, जब रिजल्टेंट जीरो होगा इसका मतलब कि वह ऑब्जेक्ट जो है फोर्स लगाने के बाद न आगे बढ़ेगा न पीछे बढ़ेगा, जैसे है जिस स्थिति में है वैसे रहेगा। जैसे स्टेशनरी बॉडी है, तो स्टेशनरी बॉडी मतलब आपका कुर्सी है, उसको ताकत लगा फोर्स लगा रहे हैं ढकेलने के लिए, नहीं ढकेला रहा है, इसका मतलब कि बैलेंस फोर्स है, वो नहीं ढकेला रहा है, उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया। और मान लीजिए कि ढकेला गया तो वो अनबैलेंस हो गया। खैर हम लोग अभी बैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स इज दैट फोर्स विच रिजल्टेंट इज जीरो। बैलेंस फोर्स वह है जिसका रिजल्टेंट जीरो होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई बॉक्स है, कोई एक बॉक्स है धरती पर रखा हुआ है, ग्राउंड पर रखा हुआ है, इसका वेट कुछ होगा, इसका वेट होता है मान लीजिए। अच्छा, इसको हम ढकेल रहे हैं, इधर फोर्स इधर लगा रहे हैं, पुश लगा रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, तो इधर भी से भी तो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, तो फ्रिक्शन लग रहा है जो पुश का विरोध कर रहा है, पुश का विरोध कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स।
और ये इसका वेट जो है धरती पर लग रहा है, वेट, ये वेट का जो फोर्स है वो वेट का जो एक्शन है ऑन ग्राउंड लग रहा है, ग्राउंड पर लग रहा है। और ग्राउंड पर जितना ताकत हम लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स से ग्राउंड भी ऊपर ढकेल रहा है। तो ऊपर जो ढकेल रहा है वो रिएक्शन बोलते हैं, उसको रिएक्शन बोलते हैं। जो ग्राउंड लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्राउंड, इसको बोल दीजिए, फोर्स ऑफ ग्राउंड का डायरेक्शन है, फोर्स ऑफ ग्राउंड का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। और हमारा जो सामान है बॉक्स का है, इसका फोर्स ऑफ बॉक्स, माने बॉक्स का जो वेट है, वेट भी एक प्रकार का फोर्स होता है। तो वह वेट जो है वस्तु का जमीन पर लग रहा है, तो वो नीचे लग रहा है, और उस फोर्स के चलते जो रिएक्शन हुआ वो ऊपर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। जो फोर्स नीचे लगा उसके बराबर धरती ने ढकेला, लेन देन बराबर, जितना ताकत लगा उतना ताकत से वो भी ढकेला, बराबर हो गया। अब बात रही ढकेलने की, पुश करने की, तो हम पुश कर रहे हैं इधर से बक्से को, और उधर से फ्रिक्शन काम कर रहा है। इतना ज्यादा फ्रिक्शन है कि हम अकेले नहीं ढकेल पाते हैं। हो सकता है 2 आदमी लग जाए तो ढकेला जाए, लेकिन हमसे अकेले नहीं ढकेला पा रहा है। तब कहेंगे कि यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। यहाँ 4 प्रकार के फोर्स हैं। वेट ऑफ बॉक्स एक फोर्स हुआ नीचे की तरफ, दूसरा रिएक्शन ऑफ अर्थ अपवर्ड 2 हुआ, एक पुश जो हम अपना ताकत लगा रहे हैं सो, एक बक्सा और ग्राउंड में जो बीच में लग रहा है फ्रिक्शन। 4 फोर्स लग रहा है, और 4 फोर्स का रिजल्टेंट 0 है। बक्सा नहीं घसक रहा है, बक्सा घसक ही नहीं रहा है। तो ये बैलेंस्ड फोर्स हम लोगों ने जाना। लेकिन एक बात है, अगर ये बैलून रहता, कोई ऐसा चीज रहता लचीला रहता, तो इस फोर्स का प्रभाव पड़ता, वो पिचक जाता, दब जाता, तो शेप बदल जाता है। तो ये बैलेंस्ड फोर्स इज दैट फोर्स विच रिजल्टेंट इज 0। ये जो है ये भी इसमें और लिख सकते हैं, इट कैनॉट चेंज इट्स स्टेट। बैलेंस्ड फोर्स कैनॉट चेंज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इट कैनॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट पोजीशन। एक और लाइन जोड़ दिए, और इसमें और जोड़ दीजिए, बट इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ बॉडी। इतना बात लिख दीजिए, बैलेंस्ड फोर्स की कहानी खत्म। अब हम लोग वो लिखेंगे, जानेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स में। अनबैलेंस्ड फोर्स इज दैट फोर्स which resultant is not 0। वहां 0 होता है, यहां 0 नहीं होता है। इसका रिजल्टेंट जो है 0 नहीं होता है। अब मान लीजिए यही बॉक्स है, इसको हम जो है, अब एक आदमी ढकेल रहे थे, नहीं ढकेला रहा था, 2 आदमी लग गए, हो सके नहीं ढकलाए, 3 आदमी लग गए, तो 3 आदमी लग गए तो वो ढकेला गया, मतलब अनबैलेंस फोर्स हो गया, उसका कुछ रिजल्टेंट हो गया। ये 4 फोर्स जो हुआ, जैसे एक तो फोर्स माने वेट ऑफ बॉक्स ग्राउंड पर लगा, उसका रिएक्शन ऊपर तरफ गया, लेन देन बराबर। जब ढकेलने का काम 3 आदमी ने किया तो ये ढकेला गया,
मतलब फ्रिक्शन जो रोक रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स जो रोक रहा था, वो जो है उससे कमजोर पड़ गया, और उसका रिजल्टेंट जो है, जिस ढकेल रहे हैं उसी डायरेक्शन में काम कर गया, रिजल्टेंट हो गया, इसलिए वह वस्तु आगे बढ़ गया। तो जब आगे बढ़ गया तो कहेंगे कि यह अनबैलेंस्ड फोर्स है, जिस कारण से मान लीजिए यह 3 आदमी का ताकत था, इधर से 2 आदमी का ताकत फ्रिक्शन लगा रहा था, तो 3 में से 2, एक आदमी का जो फोर्स रहा, एक आदमी का जो फोर्स रहा, वह फोर्स जो है काम किया और उसके से चलने लगा, तो इसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है, यही फोर्स कहीं भी किसी भी मोशन के लिए जिम्मेवार होता है। जब अनबैलेंस फोर्स होगा तभी कोई वस्तु चल सकता है, जैसे बक्सा चल पाया। अनबैलेंस फोर्स ही किसी वस्तु को रोक सकता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चलाए तो ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाए तो गाड़ी रुक जाती है, तो हमने रोका, तो वहाँ भी एक फोर्स लगा, जो फोर्स गाड़ी को रोक दिया, वह अनबैलेंस फोर्स है। वो रिजल्टेंट अनबैलेंस, रिजल्टेंट फोर्स कहिए, रिजल्टेंट फोर्स को ही अनबैलेंस फोर्स कहिए। जैसे वहाँ हमने गाड़ी में ब्रेक लगाया और गाड़ी रुकी, रुकी क्यों? अतः कोई फोर्स लगा ब्रेक के चलते, तो उस समय ब्रेक का फ्रिक्शन, ब्रेक काम किया, जमीन का फ्रिक्शन काम किया, ये सभी फोर्स लगे, जो गाड़ी का जो फोर्स था उससे ज्यादा हुआ, तबे ना गाड़ी रुक गया। अनबैलेंस फोर्स, जहां भी हम लोग बोलते हैं कि यहां पर फोर्स लगा है, तो समझ लीजिए कि अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। अनबैलेंस फोर्स ही किसी चीज को चलाता है या रोकता है, मोशन में लाता है या रेस्ट में लाता है, या स्पीड को भी बढ़ाता है। अनबैलेंस फोर्स स्पीड को भी बढ़ाता है। इसे ढकेलने लगे किसी चीज को तो नहीं स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ता है। कोई चीज 10 किलोमीटर के रफ्तार से जा रही है, उसमें और ढकेल दिए, बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, फोर्स के चलते अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस फोर्स का जीवन में बहुत बहुत महत्व है। ऐसा भी है कि गाड़ी को आप चलाकर छोड़ देते हैं, तो गाड़ी जब चला के छोड़ देते हैं तो उसको भी रोकने के लिए कोई फोर्स है, जैसे हवा का फ्रिक्शन है, जमीन का फ्रिक्शन है, वो रोकता है, उससे गाड़ी रुकती है। तो हम लोगों ने टाइप ऑफ फोर्स जो सिलेबस 9 के सिलेबस में है उसको जाना। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, इसमें भी 4 प्रकार के हुआ। वेट ऑफ बॉक्स जो लगा धरती पर और उसका रिएक्शन जो ऊपर गया, हिसाब किताब बराबर, पुश किए सो, फोर्स ऑफ पुश और फ्रिक्शन, 4 फोर्स हुआ, और चारों का रिजल्टेंट 0 नहीं है, जिसके चलते हम लोग का बक्सा बढ़ गया। अब फोर्स के बाद हम लोग जानेंगे एक बहुत बढ़िया चीज है, इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया आप बहुत सुनते होंगे, क्या करें, इनर्शिया हो गया है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। इनर्शिया मतलब जड़त्व, हिंदी में उसका नाम है जड़ता, जड़त्व। मतलब कि जिस स्टेज में है उसी स्टेज में लोग रहता है, काम करने का मन नहीं करता है, तो वो कहता है कि हमको इनर्शिया हो गया है। इनर्शिया हो गया है, तो इनर्शिया को, आलसी आदमी को ना इनर्शिया होगा, जिसको आलस होगा उसी को इनर्शिया होगा। आलस होगा किसको? मोटा आदमी को होगा। पतला आदमी तो कूदते रहेगा, उसको इनर्शिया नहीं रहेगा। मोटा आदमी उठना ही नहीं चाहेगा। इनर्शिया, जैसा हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपना माने करना है उसको खेती, खेती में जाना है, मन नहीं कर रहा है जाने का,
उठने का ही नहीं चाहता है। फिर खेत में जाता है तो काम करने लगता है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता है। पढ़ना है आपको, पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही है। जब किताब उठाते हैं तो पढ़ने लगते हैं, तब आपकी माँ कहती है कि बेटा कितना पढ़ेगा, अरे कुछ देर तो हो, चलो खाना तो खाओ। तो वह भी आपका इनर्सिया हो गया। इनर्सिया इसलिए कि अब आपको पढ़ने की इनर्सिया हो गई। पहले नहीं पढ़ने की इनर्सिया थी, अब पढ़ने की इनर्सिया हो गई। आप पढ़ना चाहते हैं, तो जब पढ़ना चाहने लगे तो फिर किताब छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो यह भी नहीं पढ़ना इनर्सिया हुआ, पढ़ने लग गए वो भी इनर्सिया हुआ। उस स्थिति से हटना ही नहीं चाहते हैं। उसी तरह से फिजिक्स में इनर्सिया जो होता है, इनर्सिया में जो कोई भी वस्तु जो अस्थिर है वो हटना नहीं चलना नहीं चाहता है, और जो वस्तु स्पीड में है वो जल्दी रुकना नहीं चाहता है। उसी को इनर्सिया कहते हैं फिजिक्स में। यह जो है गजब का होता है। तो इनर्सिया एक ऐसा चीज है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है, और जो वस्तु मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है। इनर्सिया क्या है? इनर्सिया इज ए फिजिकल कॉज, भौतिक कारण है। इज ए फिजिकल कॉज in which inertia is a physical cause in which a body of rest wants to be in rest, and a body in motion, जो मोशन में है, and a body in motion wants to be in motion, मोशन में रहना चाहता है। जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, और जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है। तो इसमें जो बॉडी का टेंडेंसी है, जो वस्तु का टेंडेंसी है कि ए बॉडी इन व्हिच, हाँ ठीक है। तो ए बॉडी का जो टेंडेंसी है, कि हम रेस्ट में हैं तो रेस्टे में रहना चाहेंगे। ऐसा कभी देखे हैं कि रेस्ट में हैं तो रेस्टे में रहना चाहते हैं? कोई एग्जाम्पल एक है, आप ट्रेन में हैं चाहे बस में हैं, बैठे हुए हैं, और जब गाड़ी खुलती है तो आपका सर पीछे की तरफ चला जाता है एकाएक। इसका मतलब कि आपका बॉडी पार्ट जो बस में सटा हुआ है वो तो बस के स्पीड के साथ बढ़ गया, लेकिन माथा जो है, गर्दन जो है, वो तो बस में नहीं सटा हुआ है। तो आपका वो बॉडी स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहता है, इसलिए पीछे के तरफ ऐसे हो जाते हैं। तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में चढ़ना चाहता है। अब कहते हैं कि जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है। तो आप उसी बस की बात कर लीजिए, उसी गाड़ी की बात कर लीजिए, ट्रेन की बात कर लीजिए। बस चल रही है, किसी कारण से ड्राइवर जो है एकाएक ब्रेक लगाता है। चलती हुई गाड़ी, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, के स्पीड से गाड़ी चल रही है, और उसके सामने एकाएक कोई आ जाता है। एक्सीडेंट से बचने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगाया,
तो ब्रेक लगाया तो आपका जो बॉडी पार्ट सीट से सटा हुआ है, जैसे बैठे हुए हैं, तो हमारा कमर का पोर्शन उसमें गाड़ी के साथ स्थिर हो जाता है। लेकिन माथा और गर्दन जो है गाड़ी में नहीं सटा हुआ रहता है, जिसके कारण से आपका वो ऊपरी पार्ट वेलोसिटी में ही रहना चाहता है, स्पीड में ही रहना चाहता है, जिसके कारण आगे की ओर ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे 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 झुक जाते हैं। तो होता ये है कि कभी कभी चोट भी लग जाता है, माथा में, मुंह में फूट जाता है। गाड़ी में चलते समय हमेशा सावधान रहें। गाड़ी का सामने वाले सीट को ऐसे जरूर पकड़ के रखना चाहिए किसी न किसी तरह से, कि वो झुकाव वैसा नहीं हो, आपके मुंह में चोट नहीं लगे ब्रेक लगाने पर। अक्सर ब्रेक लगाना ही पड़ता है ड्राइवर को इमरजेंसी में। हाँ, इनर्शिया इज ए फिजिकल कॉज इन विच ए बॉडी ऑफ रेस्ट, ए बॉडी इन रेस्ट, a body in rest wants to be in rest and a body in motion wants to be in motion। जैसा हमने बताया था कि मोटा आदमी जो है कम देह चलाता है, पतला आदमी ज्यादा देह चलाता है। मोटा आदमी जो है जल्दी नहीं उठ पाता है। क्यों? उसके पास वेट ज्यादा है, उसका वजन ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। मास मतलब मात्रा बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मास जो है ज्यादा है। तो मेजरमेंट जो हम लोग इनर्शिया का करते हैं, जैसे बड़ा चीज है तो उसके पास ज्यादा इनर्शिया है, हैवी चीज है उसके पास ज्यादा इनर्शिया है, हल्का चीज है उसके पास इनर्शिया कम है। अब जैसे एक बोतल है, इसके पास इनर्शिया कम है, इसको ढकेलेंगे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही इतना बड़ा एक लोहा का रड रहेगा, इसके पास इनर्शिया ज्यादा रहेगा। मतलब कि वेट जो है इनर्शिया का मेजर है, वेट नहीं, मास और वेट जो कहिए। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। बस इनर्शिया के बारे में इतना ही लिख देंगे। तो अच्छा, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर है तो इसलिए भी वो क्वांटिटी हो गया। तो किसी भी चीज के पास इनर्शिया कितना है बस उसका वजन जान लीजिए, उसका वजन मतलब मास से जान लीजिए, आप उसका इनर्शिया जान गए। तो ये जो है इनर्शिया को हम लोगों ने जाना। इनर्शिया बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जीवन में हमेशा यूज है। परीक्षा में भी इनर्शिया पर आपको डिफिनीशन पूछ सकता है, इनर्शिया पर नोट पूछ सकता है। तो जो कुछ भी बोले हैं वो ये डिफिनीशन या जो कुछ भी बोले हैं, गाड़ी का एग्जाम्पल, बस का एग्जाम्पल, स्टार्ट होते समय और ब्रेक लगाते समय, ये सब लिख डालिएगा, बस हो गया इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया के बारे में हो गया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम को पढ़ेंगे। मोमेंटम का यूज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में होगा, इसीलिए मोमेंटम को हम लोग को पहले पढ़ लेना जरूरी है। मोमेंटम इसके बारे में, इसको हिंदी में संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं, हिंदी में संवेग कहते हैं। तो मोमेंटम जो है, किसी चीज के पास कितना मोमेंटम है ये हम लोग देखते हैं, इनके पास कितना मोमेंटम है ये
एक टाइप का फोर्स ही होता है। जैसे किसी चीज को का मास मान लीजिए कि 10 केजी का है, वो दौड़ रहा है, उसको हम फेंक रहे हैं तो उसको फेंकने में फोर्स लगेगा। 20 केजी का बॉल फेंक रहे हैं तो उसको फेंकने में और ज़्यादा फोर्स लगेगा। 30 केजी का है तो और फोर्स लगेगा। तो मोमेंटम जो है उसके मास पर डिपेंड करता है। और आप मोमेंटम माने कि 10 केजी का चीज फेंके तो मान लीजिए कुछ मीटर दूरी पर गया, 50 मीटर गया। फिर 20 मीटर का फेंके तो वो जो है सो कम में जाएगा, 40 मीटर गया दूरी पर। लेकिन अगर उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है, किसी चीज का वेलोसिटी हमने फोर्स लगाया ज़्यादा तो ज़्यादा दूर गया, कम फोर्स लगाया कम दूर कम उसका वेलोसिटी हुआ। तो मास और वेलोसिटी, चाहे मास और स्पीड पर मोमेंटम डिपेंड करता है। मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे फोर्स अप्लाइड फॉर एनीथिंग फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू दी मास। मास के प्रोपोर्शन में वो होता है, ज़्यादा मास बढ़ेगा ज़्यादा फोर्स लगेगा। और फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। फोर्स ज़्यादा लगाएंगे ज़्यादा स्पीड होगा, कम फोर्स लगाएंगे कम स्पीड होगा। तो यह भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंटम is a physical quantity. Physical quantity in which depends on mass and velocity. वेलोसिटी स्पीड भी कह सकते हैं, वेलोसिटी चाहे स्पीड। मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। अब मान लीजिए एक ट्रक है, उसका वजन तो ज़्यादा होता है तो उसका मास ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी भी मान लीजिए कि 40 किलोमीटर के स्पीड उसका भी है। ट्रक का स्पीड 40 का है, उसका मास ज़्यादा है। मान लीजिए कि मास उसका 10 टन, मान लीजिए 10 टन का वो है, और वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। और हमारा कार जो है उसका वजन खूब है तो 1 टन मान लीजिए, तो 1 टन है और वेलोसिटी भी 40 है, तो 40 वेलोसिटी आ 1 टन। और वहाँ वेलोसिटी 40 और वजन 10 टन, तो 10 गुना ट्रक के पास ताकत हो गया। तो ट्रक के पास जो मोमेंटम हो गया ज़्यादा हो गया। तो ये है फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। और मैं इसका एक डिफिनीशन, मैथमेटिकल डिफिनीशन देते हैं। मैथमेटिकल डिफिनीशन, मोमेंटम is product of momentum is product of mass and velocity। तो इसका मतलब इसको हम लोग ऐड एल्स मतलब और ऐड एल्स आई लिखते हैं। आई मतलब ऐड एल्स होता है
या, चाहे या लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, यहाँ और लिख सकते हैं। तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये मैथमेटिकल डिफिनीशन हो गया। तो इसमें मोमेंटम के लिए मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ ए ऑब्जेक्ट कहिए ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर, मोमेंटम का संकेत छोटा वाला p होता है, मोमेंटम का सिंबल जो होता है वो p होता है, और मास को m लिखते हैं, अब वेलोसिटी को v लिखते हैं। तो मोमेंटम बराबर हो गया mv। किसी, अब यहाँ देख लीजिए, कोई वस्तु स्थिर है तभी जीरो हो गया, तो मोमेंटम उसका जीरो हो गया। और कोई भी चीज का मास तो जीरो होता नहीं है, अब उसका मोमेंटम हम लोग भी पर ही है, वेलोसिटी है, मास तो जितना बड़ा होगा उतना होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम बढ़ जाएगा। इसका यूनिट जो होता है, यूनिट, अब मास का यूनिट तो केजी होता है, अब वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड हो गया यूनिट, मोमेंटम का यूनिट हो गया। और यह जो होता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, इसलिए कि यह अपना एक डायरेक्शन इसका होता है, यह जो है वेक्टर क्वांटिटी है। आपने मोमेंटम के बारे में इतना लिख दिया, आपको फुल नंबर तो आ जाएगा। मोमेंटम के बारे में बस इतना ही जानिए कि कोई चीज़ बड़ा चीज़ है उसके पास ज़्यादा मोमेंटम है, अगर वेलोसिटी है तो उतना ही वेलोसिटी में कोई हल्का चीज़ है तो उसका मोमेंटम कम है। अब मान लीजिए एक क्रिकेट का बॉल है, भारी होता है, और टेनिस का बॉल होता है, हल्का होता है, तो उससे मारेंगे तो कम चोट लगेगा ना टेनिस बॉल से, वही क्रिकेट वाला बॉल से मार देंगे तो कपार फट जाएगा, इसलिए कि उसके पास मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है, मास उसका ज़्यादा है और वेलोसिटी भी हो जाता है। अब खिलाड़ी लोग को ले लीजिए, और वो क्रिकेट का बॉल जो है उससे मारता है लोग, तो बाउंसर जो होते हैं मारते हैं, तो जो फील्डर होते हैं उससे डरे सहमे रहते हैं और उससे अपने को बचाते हैं, इसलिए कि उससे चोट लगेगा। तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिले कि खिलाड़ी के माथा फट गया, नाक पर लग गया, आंख पर लग गया, यही घटना घटती है। तो बाउंसर से बचने के लिए लोग करते हैं, अपने को बचते हैं ड्यू टू मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल। अब मान लीजिए एक गेंद है, उसको मारते हैं पैर से तो उछाल मारता है, बढ़ता है, वही इतना बड़ा, उसी उतना ही बड़ा स्टोन का गोला मारेंगे पैर से तो पैर टूट जाएगा, इसलिए कि उसका मोमेंटम लाने के लिए मास ज़्यादा है, तो मोमेंटम लाने के लिए अधिक फोर्स की आवश्यकता होगी। जितना बॉल में हमने वेलोसिटी ला दिया हल्का ही फोर्स से, उतना वेलोसिटी लाने के लिए अधिक फोर्स की आवश्यकता होगी। खैर, अब मोमेंटम के बारे में इतना जान लिए वो बहुत है। अब मोमेंटम के बाद हम लोग जानेंगे एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन। एक्शन भी एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है, इतना याद रखेंगे। एक्शन कहने का मतलब कि वह भी एक फोर्स है, रिएक्शन जो है वह भी एक फोर्स है। तो एक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स which acts on a body. Action is a, action is
ए फोर्स which acts on another बॉडी। अनदर बॉडी जैसे हम हुए एक बॉडी और अनदर बॉडी दीवाल हो गया, अनदर बॉडी दीवाल हो गया, हम मार रहे हैं इस दीवाल पर, तो हमने एक्शन किया, तो एक्शन इज ए फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अनदर बॉडी, व्हिच एक्ट्स ऑन अनदर बॉडी, अनदर बॉडी पर लग गया। जैसे एग्जाम्पल में वही बोले, एग्जाम्पल में ए मैन पुशिंग ए वॉल, पुशिंग ए वॉल, एक आदमी जो है वॉल को पुश कर रहा है, तो कौन हुआ अनदर बॉडी, वॉल, ये हुआ अनदर बॉडी। अब मैन जो हुआ एक दूसरा बॉडी, ये बॉडी, वो अनदर बॉडी, एक बॉडी, माने एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, तो वाल हुआ अनदर बॉडी। डिफिनीशन क्या है, एक्शन इज ए फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अनदर बॉडी, हो गया। अब रिएक्शन, अभी इसमें यही बोले, रिएक्शन इज ए फोर्स which is acted by another body on first body. Reaction is a force which is acted by another body on first body. Action is a force in which यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट बॉडी, in which first body acts on another body, हो गया। तो रिएक्शन इज ए फोर्स which is acted by another body on first body। अब अभी एक प्रकार का फोर्स हुआ, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल में वॉल, रिएक्शन ऑफ वॉल, रिएक्शन ऑफ वॉल, रिएक्शन ऑफ वॉल, रिएक्शन क्यों कहें, रिएक्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं। पुशिंग, पुशिंग बाई वॉल, वॉल द्वारा पुशिंग बाई वॉल ऑन एक्टेड बॉडी, एक्टेड बॉडी पर जो वॉल ने पुश किया वो रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन हुआ, दैट इज रिएक्शन। अब हम लोग अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉक्स का ही ले लीजिए। अब इस बॉक्स पर ऐसा, इस बॉक्स का चलते, ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर है, इस बॉक्स के चलते, बॉक्स के वेट के चलते यह जो है, यह एक्शन किया, वेट का जो हुआ एक्शन हुआ, एक्शन किया, वेट जो पड़ा धरती पर ग्राउंड पर, ये एक्शन हुआ, और धरती ने
जितना ताकत से एक्शन लगाया यह बक्सा, जितना फोर्स से इस धरती पर, इस जमीन पर ताकत लगाया, उसी ताकत से धरती ने उसको ऊपर की तरफ ढकेला। लेकिन तब ये हो गया रिएक्शन ऑफ अर्थ, कहिए अर्थ, रिएक्शन ऑफ अर्थ हो गया, एक्शन ऑफ बॉक्स हो गया ऑन ग्राउंड, रिएक्शन ऑफ अर्थ ऑन बॉक्स हो गया। बॉक्स का रिएक्शन ग्राउंड पर और ग्राउंड का रिएक्शन बॉक्स पर हो गया। एक्शन ऑफ बॉक्स ऑन ग्राउंड, एक्शन ऑफ अर्थ काहे लिखें, एक्शन ऑफ ग्राउंडे लिख दें तो काहे नहीं, ग्राउंड वहां है तो एक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन बॉक्स, बॉक्स पर हो गया। तो दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ, इसलिए बक्सा न ऊपर नहीं फेंकाया और बक्सा नीचे नहीं गया। तो ये एक्शन और रिएक्शन होता है। इसमें एक बात हम लोग देख रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो टू बॉडीज के बीच में होता है। एक्शन आर रिएक्शंस आर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें कहने का क्या बात है, यहाँ तो हम लोगों ने देखा ना कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये बात पूछी जाती है नोट्स में, तो हम लिख भी देते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपने देखा कि नहीं? देखे हैं इस बॉक्स में, इस बॉक्स में ही कि एक्शन जो है सो ग्राउंड पर हुआ, एक ऑब्जेक्ट हो गया, रिएक्शन जो ग्राउंड ने किया बॉक्स पर एक हुआ। तो रिएक्शन ऑन ग्राउंड, एक्शन ऑन ग्राउंड हुआ और रिएक्शन ऑन बॉक्स हुआ। यहां क्या हुआ, एक्शन ऑन ग्राउंड हो गया और रिएक्शन ऑन बॉक्स। रिएक्शन ऑन बॉक्स, देखिए टू डिफरेंट चीज होगा कि नहीं, एक ग्राउंड हो गया एक बॉक्स हो गया। इसमें कहाँ है, तो ये तो सही तो बात है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यही एग्जाम्पल दे देंगे, बॉक्स का दे देंगे और कह देंगे कि एक्शन जो उसका वेट है उसका धरती पर ग्राउंड पर एक्शन कर रहा है, ग्राउंड पर एक्शन कर रहा है और उस एक्शन के चलते ग्राउंड जो है सो बॉक्स पर रिएक्शन कर रहा है। तो ये हुआ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इस तरह से हम लोगों का जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए ग्राउंड तैयार करना था उसके लिए ग्राउंड तैयार हो गया है। और अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर जाएंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है फोर्स के बारे में, इनर्शिया के बारे में, मोमेंटम के बारे में, एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन आर 3। इनका, इसमें हम लोगों को फोर्स का एकदम जो सटीक जो परिभाषा होता है, इस नियम से हम लोगों को मिलता है। इसमें हम लोगों को एक रिलेशन भी मिलता है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में, वह भी हम लोग देखेंगे। और भी दैनिक जीवन में कुछ उपयोग करते हैं, होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो तीनों नियम हैं लॉज ऑफ मोशन, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तीनों को पहले जान लेंगे, बाद में उनका से एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जो मोशन है, ये कहलाता है कि कोई भी वस्तु अपने विरामा अवस्था या सरल रैखिक समरूप गति की अवस्था में तब तक कायम रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उसको विवश नहीं कर दे, कंपेल नहीं कर दे। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कि ए बॉडी will continue in rest और मोशन। बॉडी जो है हम या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। ए बॉडी विल कंटिन्यू इन मोशन। मोशन यूनिफॉर्म लिख दीजिए। यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रैखिक समरूप गति, यूनिफॉर्म मोशन। यहां हम लोग कह दें यूनिफॉर्म मोशन तो और अच्छा रहेगा। रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कब तक? अनलेस एक्सटर्नल, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? कंपेल करता है, विवश करता है, कंपेल्स टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। वो विवश करता है कि आप रेस्ट में हैं तो रेस्ट से हट जाइए, मोशन से हैं तो मोशन से हट जाइए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसको इस लॉ को एक और नाम दिया गया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो
लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह दिया गया है। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? लॉ ऑफ मोशन, इसको एकदम रट लेना है। संवेग, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया हुआ रहता है। इंग्लिश में बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स in the force acts in direction on the change acts in direction of force. Rate of change in momentum is directly proportional to the applied force. In direction of motion. Applied force in direction of motion. मोशन के डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के डायरेक्शन में होता है। इसको मैथमेटिकली ऐसे कहेंगे, एड एल्स applied force varies as बदलता है, varies as इसको बोलते हैं varies as, इस चिन्ह को बोलेंगे varies as बदलता है तो rate of change of momentum, rate of change in मोमेंटम। ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एम भी माइनस एम यू बाई टी। बल्कि ये अब लिखें, अभी काहेला लिखें, अभी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बदले में लिख दिया चेंजिंग मोमेंटम, टाइम से भाग लगा दिया तो रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। दो नियम हो गया, तीसरा नियम भी लिख देते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें सीधे लोग बोलते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लोग बोलते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हम लोग तो वो है एक बढ़िया डिफिनीशन लिख देते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, इफ ए
बॉडी अप्लाइज, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर फोर्स लगाता है तो वह वस्तु उसी के बराबर और विपरीत फोर्स पहले वस्तु पर लगाता है। इसी को हम लोग लिखते हैं, इफ ए बॉडी अप्लाइज फोर्स ऑन अनदर बॉडी कहिए चाहे सेकेंड बॉडी कहिए, अनदर बॉडी, इफ ए बॉडी अप्लाइज फोर्स ऑन अनदर बॉडी देन the second body also applies equal and opposite force on first body। इसको संक्षेप में हम लोग बोलेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको संक्षेप में बोलेंगे, यहाँ जगह नहीं दिख रहा है, इसको संक्षेप में हम लोग बोलेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reaction। ऐसा भी कह सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने जो बोला कि इफ ए बॉडी अप्लाइज फोर्स ऑन अनदर बॉडी then the second body also applies equal and opposite force on first body। इसको हम लोग बोलेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा जानेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मिटाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ए बॉडी विल कंटिन्यू इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा रहता है, तो इसी को ना इनर्शिया हम लोग कहते थे। इनर्शिया हम लोगों ने क्या कहा कि कोई भी वस्तु या रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। इसी को तो इनर्शिया कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट जो है हम लोगों को इनर्शिया दे दिया, इनर्शिया के बारे में बता दिया, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इनर्शिया क्या है। वह इनर्शिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट पार्ट में ही मिल गया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को क्या दे दिया, इनर्शिया का डिफिनीशन दे दिया। और फोर्स का डिफिनीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी वस्तु अपने रेस्ट पोजीशन या मोशन के पोजीशन में तब तक कायम रहती है, माने जो रहती है और उसको कोई ताकत उसको या तो रेस्ट वाले को मोशन में ला दे चाहे मोशन वाले को रेस्ट में ला दे, तो उसको फोर्स कहते थे। तो वही फोर्स का डिफिनीशन यहाँ मिल जाता है कि ए बॉडी विल कंटिन्यू इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स compels to change the state of rest and motion
फोर्स तो यही काम करता है ना कि स्टेट उसके स्टेट को चेंज करता है। जो स्थिर है उसको तेज करता है, माने जो स्थिर है उसको मोशन में लाता है, मोशन वाले को स्थिर करता है, या मोशन के बढ़ा भी सकता है। तो चेंज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेस्ट के इसके जो है रेस्ट का जो स्टेट अवस्था है उसको चेंज करता है, और मोशन के जो अवस्था है उसको चेंज करता है। यही तो फोर्स है। तो ये तो फोर्स का डिफिनीशन भी हम लोग को मिल गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को इनर्शिया का डिफिनीशन और फोर्स का डिफिनीशन मिलता है, जिसके बारे में हम लोग जस्ट पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो इससे हम लोगों को एक क्वांटिटी मिलेगा, फोर्स, फोर्स को मापने का, फोर्स को जानने का फॉर्मूला मिलेगा। कैसे फोर्स हम लोग जानेंगे, तो हम लोग थोड़ा देखें। ये तो अब आप हम लोग देख लिए हैं सेकेंड लॉ, जगह चाहिए हमको लिखने के लिए, मिटा रहे हैं। तो हम उस यह फार्मूला जो होगा यह आपको परीक्षा में भी सोल्व करने के लिए देता है कि प्रूफ करिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। प्रूफ दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यही प्रूफ करने के परीक्षा में आता है। तो हम लोग लिखते हैं कि लेट ए बॉडी, प्रूफ हम लोग लिखने जा रहे हैं, प्रूफ लेट ए बॉडी ऑफ मास एम, छोटे एम लिखें तो ज्यादा अच्छा है, मास एम kg is moving with initial velocity u and a force F is applied for time t सेकेंड, यहाँ F न्यूटन लिखे, हाँ t सेकेंड, देन the last velocity becomes v। तो आप जानिए, आप जानते हैं मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम mu होगा, और लास्ट मोमेंटम चाहे फाइनल मोमेंटम जो कहिए, लास्ट मोमेंटम कितना होगा, mv हो गया ना। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, mv माइनस mu। टाइम t लगा है तो कह देंगे रेट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, रेट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, mv माइनस mu बाई टी, mv माइनस mu बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो गया।
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एज पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to applied force. Rate of change of momentum वही ना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, है एम भी माइनस एम यू बाई टी, यही ना हुआ। एफ भाई लीजिए, एफ भाई लीजिए। तो अब एफ के बराबर हम लोग एफ भाई लीजिए एक बार और लिखें, एम, एम कॉमन ले लिए, एम इधर बच गया भी माइनस यू बाई टी, इसी को ना एक्सलेरेशन कहते हैं, भी माइनस यू बाई टी को एक्सलेरेशन कहते हैं। एफ बराबर के एम ए, जहां पर वैरिज हो वैरिज हटाइए, बराबर लिखिए और के लिखिए। वैरिज जब हटाइए, जब भी वैरिज एज को हटाइए तो उसके लिए बराबर लिखिए और एक के कांस्टेंट होता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्ट, के क्या है? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहिए, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहिए, के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब हम लोग यदि एफ को यदि हम लोग एफ को 1 न्यूटन मान लें, एम को 1 kg मान लें, एक्सलेरेशन को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लें, देन क्या हो जाएगा? यहाँ 1, यहाँ देन 1 बराबर के 1 मतलब के वैल्यू हमको 1 आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 कहिए, इसको 2 कहिए। तो हमको इक्वेशन 2 में के का वैल्यू 1 आ गया। ये अगर हम लोग वैल्यू को पुट कर दें 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, P बराबर 1 ma, P बराबर ma, m मास ए एक्सलेरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन। प्रूव हो गया कि नहीं? बस इसको बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये हमेशा हमेशा आजीवन काम करने वाला है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन, इसको प्रूफ करने का तरीका ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद ये लिख लीजिए, और लास्ट में पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 में रख देंगे। रख लेने से हम लोग को अपना फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के से फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, जान गए। इसका प्रयोग हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि प्रयोग कहाँ पर होता है। एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन
ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग तो ये पढ़े ही हैं कि फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ये टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम का बढ़ना घटना। टाइम बढ़ जाएगा फोर्स घट जाएगा, टाइम घट जाएगा फोर्स बढ़ जाएगा। इसी का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला ये प्रयोग है कि हम लोग जब गाड़ी पर बैठते हैं, बिना सीट बेल्ट के बैठे हुए हैं, तो क्या होता है, गाड़ी ड्राइवर ब्रेक लेता है, झटका लगता है। तो अगर बेल्ट पहन लिए हैं तो झटका लगेगा, लेकिन कुछ देर में हम लोग का बॉडी आगे बढ़ता है, उसमें टाइम लग जाता है। टाइम जब लगेगा तो फोर्स घट जाएगा, जर्क नहीं लगेगा। जर्क नहीं लगेगा, लगेगा तो बहुत कम लगेगा, ऐसा मुंह नहीं फूटेगा। टाइम वहाँ हमारे जो हमारा जिस पोजीशन से गाड़ी में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, तब तक जो बेल्ट है, बेल्ट इसे खींचे हुए है, तो ऐसे हम जब जितना देर बढ़ने में लगेगा कुछ टाइम लग गया। अगर टाइम 0 रहता तब देख लीजिए क्या स्थिति होती, फोर्स कितना होता और हमारी क्या स्थिति होती। 0 से किसी चीज में भाग लगाते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, फोर्स बहुत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए टाइम का जो प्रयोग हुआ, टाइम जो लग गया बेल्ट को खींचने में, बेल्ट को इनलॉक करने में जो टाइम लगा, वो मोमेंटम को कम कर दिया, फोर्स को कम कर दिया, जिसके चलते हम लोग सेफ हो जाते हैं। अब बेल्ट में, सीट बेल्ट में, सीट बेल्ट उसका बढ़िया एक एग्जाम्पल हो गया। हाई जंपर लोग होते हैं, हाई जंपर, हाई जंपर लोग होते हैं कूदने के लिए, तो वो जब कूदेंगे और जहाँ पर उन कूदने के बाद गिरेंगे, तो अगर वहाँ पर मुलायम जगह नहीं रहेगा तो उनका बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगा, फ्रैक्चर हो सकता है पैर। लेकिन वही वहाँ कुशन रख दिया जाता है, बालू का हीप रख दिया जाता है कि उनको रुकते 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 कुछ टाइम लग जाता है, और वही टाइम लग गया तो फोर्स घट गया, उनको चोट नहीं लगा, पैर में मोच नहीं आया। ये हो जाता है। हाई जंपर लोग यूज करते हैं। सबसे अच्छा है क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल आ रहा है, ऐसे पकड़ के पकड़ ले रहेंगे ना, हाथवे टूट जाएगा, हाथे टूट जाएगा। तो उसलिए लोग क्या करते हैं, बॉल को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे करते हैं। इसमें कुछ समय लग गया, समय लग गया, तब तक बॉल का जो फोर्स था वो कम पड़ गया, आराम से पकड़ लेता है। तो वहाँ भी टाइम का ही यूज हुआ, टाइम बढ़ गया, वो फोर्स घट गया। इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने जाना। इसके बाद में हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग चलते हैं ना, जब डेग बढ़ाकर आगे चलते हैं तो हम पैर जमीन को दबाते हैं, और जमीन भी, जमीन जब हम जमीन को पीछे दबाते हैं तो जमीन हमको आगे ढकेलता है, और तब हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर जमीन आगे नहीं ढकेलता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर, हाँ वही देख लीजिए, बालू वाला जमीन पर यदि हम चलना चाहेंगे, बलुआही जमीन पर, तब जो है जैसे हम फोर्स लगाएंगे तब तक ले पैर से फोर्स लगाएंगे चलने के लिए, तब तक बालू धंस जाता है, उधर से कोई फोर्स नहीं लगता है, तो बालू में चलने में कष्ट होता है। तो वॉकिंग जो है सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का
एक्शन, जैसे हमने एक्शन किया धरती पर और धरती जो है सो हमको ढकेलती है चलने के लिए, रिएक्शन देती है तो हम चल पाते हैं। तो वॉकिंग, वॉकिंग में यूज होता है, यूज इन वॉकिंग। दूसर का बोट है, बोट में जो है आराम से देखिए, बोट पर चढ़ जाइए, आप बोट पर से, बोट किनारे लगी है, जब आप बोट पर से कूदेंगे तो बोट पीछे भीतर की तरफ भाग जाता है, पानी की तरफ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसे सोचे कूदने के लिए, आपको सोचे कूदने के लिए, तब तक वो उतने ताकत से नाव पीछे हट जाता है, हम लोग उस जगह पर नहीं जाते हैं जहाँ कूदना है, किनारे पर नहीं जा पाते हैं। जो नाविक हैं, बोटमैन हैं, किनारे में नाव लगी हुई है और उनको नाव को आगे बढ़ाना है, तो उनके पास जो डंडा है, पतवार है, ओर है, उसको ओर बोलते हैं, ओ यार, जो ओर उनके पास है उससे जमीन को पर किनारे पर ऐसे धक्का मारते हैं, नाव उनका बढ़ जाता है, फिर अपना खेना शुरू कर देते हैं। वहाँ भी हो जाता है एक्शन एंड रिएक्शन। धरती पर मारे वो एक्शन किए और रिएक्शन किया, जिसके चलते उनका नाव बढ़ गया, ये भी हो गया। और है, हम लोग एक बैलून ले लेते हैं और मैंने एक देखते हैं एक्शन रिएक्शन। बैलून में हवा भरा हुआ है, उसका मुंह छोड़ देते हैं, तो देखते हैं कि हवा इधर निकलता है, बैलून उधर भागता है। अगर लेफ्ट में हवा ऐसे रख लिए हैं बैलून को, इधर से हवा निकला तो बैलून इधर भाग गया, ऐसा राइट भागा, लेफ्ट के तरफ हवा निकला, राइट में बैलून भागा। आग बुझाने वाले जाते हैं पाइप लेके, होस पाइप ले करके, डिलीवरी पाइप ले करके, ऐसे 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 पानी छिटते हैं, लेकिन जोर से नहीं पकड़े रहेंगे ना, अब वो पानी उन्हीं की तरफ मुड़ जाएगा। काहे मुड़ता है? तो वो जो फोर्स पानी का होता है बाहर निकलने का, तो पानी जो बाहर निकला पानी, तो वो मान लीजिए एक्शन हुआ, पाइप के मुंह से यहाँ से निकला तो वो एक्शन हुआ, और निकलना इतना तेजी से होता है कि वो पीछे तरफ भी ढकेल देता है पाइप को, तो पाइप ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे ऐसे मुड़ जाता है। तो वहाँ पर रिएक्शन हुआ, पानी निकला और उसका पीछे फोर्स, उसका जो एक्शन आगे हुआ, उसका रिएक्शन पीछे हो गया, पीछे हुआ, जिसके चलते वो होस पाइप है, डिलीवरी पाइप है, वो ऐसे वैसे होके मैं अपने सही जगह पर पानी नहीं गिर पाएगा। इन केस ऑफ डिलीवरी पाइप, ये हो गया। चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट प्लेन। जेट प्लेन जो उड़ता है, वहाँ पर जो फ्यूल जलता है, उस फ्यूल का जो धुआं निकलता है, आंधी की तरह निकलता है, और जो छेद से निकलता है उसको जेट बोलते हैं। उस जेट से बहुत तेजी से आंधी की तरह हवा निकलता है, और उसके रिएक्शन से जेट एरोप्लेन आगे बढ़ता है। रिएक्शन, रिएक्शन एक फोर्स है, रिएक्शन फोर्स के चलते वो आगे बढ़ता है। एक्शन क्या हुआ? धुएं का निकलना। एक्शन फोर्स क्या हुआ? धुआं जिस फोर्स से निकल रहा है, एक्शन फोर्स हुआ, और वो जो है जेट, वो रिएक्शन फोर्स की के चलते जेट एरोप्लेन बढ़ जाता है। रॉकेट, रॉकेट में भी यही स्थिति बनती है। रॉकेट जो है, जेट एरोप्लेन तो हवा में चलता है, लेकिन रॉकेट जो है वो हवा में भी उड़ता है और स्पेस में भी उड़ता है। जहाँ वैक्यूम है, जहाँ कोई हवा नहीं है, वहाँ पर उड़ता है। तो उसमें ईंधन जो जलाता है स्पेशल टाइप का होता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन वहाँ भी आंधी की तरह हवा का झोंका एरोप्लेन के जेट से निकलता है। एरोप्लेन नहीं, रॉकेट के।
रॉकेट के जेट से निकलता है और वो बहुत तेजी से निकलता है और रॉकेट पर उसका रिएक्शन फोर्स लगता है जिससे रॉकेट ऊपर जाता है। इस तरह से रॉकेट चलता है। और स्पेस जहां एयर नहीं है वहां भी ईंधन जलता है। जानते हैं कि ईंधन जलने के लिए आवश्यकता ऑक्सीजन की होती है। बिना ऑक्सीजन के दुनिया में किसी चीज को नहीं जलाया जा सकता है, इस बात को याद रखेंगे। कैसा ईंधन वो लेके जाते हैं रॉकेट में? तो रॉकेट में किरोसिन लेके जाते हैं, बढ़िया वाला किरोसिन ऑयल। किरोसिन ऑयल लेकर के जाते हैं, उसके साथ लिक्विड ऑक्सीजन रखते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन, किरोसिन ऑयल, तो ऑक्सीजन का यहाँ जरूरत पड़ ही गया किरोसिन को जलाने के लिए। पेट्रोल भी लेकर जाते हैं, पेट्रोलियम। अब जो ले जाएं, किरोसिन ले जाएं, पेट्रोलियम ले जाएं, और भी बहुत बहुत प्रकार के हैं, लेकिन इसका तो एकदम जरूरत है। ऑक्सीजन का एकदम जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के जलेगा ही नहीं। जलेगा तबे गर्मी पैदा होगा और निकलेगा। कभी कभी हाइड्रोजन भी ले जाते हैं, H2 और O2 ले जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इससे रिएक्शन कराया जाता है, उसको जलाया, बर्निंग हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और जलता है, उससे चलता है। रॉकेट उसी से चलता है। तो बस इन केस ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट, इतना हम लोग जान लिए। जेट एरोप्लेन हवा में चलता है और रॉकेट हवा में भी चलता है, और स्पेस में जहां वैक्यूम रहता है वहां भी इसके ईंधन का जलने का काम तो हवा में चलता है, तो ऑक्सीजन इसको मिल जाता है। लेकिन जब रॉकेट स्पेस में जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो वैसी स्थिति में स्पेशल टाइप का ईंधन ले जाते हैं, और ऑक्सीजन तो जरूर ले जाते हैं लिक्विड, और आपस में जलाते हैं। एक है घोड़ा। घोड़ा भी गाड़ी को जब खींचता है, घोड़ा जो टमटम देखे होंगे, टमटम को जब खींचता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे करने लगता है और नहीं खींच पाता है। वैसी स्थिति में घुटना भी लगा देता है, ऐसे करके ताकत लगाता है, गाड़ी बढ़ गया, चलने लगता है। तो जो धरती को जो ऐसे करके ढकेला और अपना ताकत लगाया, तो अपना जो ताकत आगे कंधे पर जो लगाया, तो वह ताकत आगे की तरफ लगा और टमटम को आगे खींचता है, और उसका जो रिएक्शन हुआ गाड़ी पर, वो फ्रिक्शन बल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आगे लगाया फ्रिक्शन फोर्स को, लेकिन फ्रिक्शन, उसका वेट, इस सब को न्यूट्रलाइज करने के लिए आगे की ओर फोर्स लगाया। उस फोर्स से ज़्यादा ताकत लगा तो एक्शन में निकल गया, एक्शन फोर्स ज़्यादा हुआ, निकल गया। रिएक्शन फोर्स जो उसका है वो पीछे हो जाता है। एक्शन जो घोड़ा ऐसे किया सो, उसके रिएक्शन के चलते गाड़ी चलना, टमटम चलना शुरू करता है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के भी एप्लीकेशन हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको और भी बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। कंजर्वेशन शब्द का अर्थ होता है संरक्षण। मोमेंटम के संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के संरक्षण का नियम, सिद्धांत जो कहिए। तो मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग के संरक्षण का नियम। संरक्षण शब्द से ही मालूम हो गया
कि कोई भी चीज जो है, माने जो मोमेंटम है वो हमेशा संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, वो न तैयार होता है और न बर्बाद होता है। मोमेंटम जो है न कभी तैयार होता है और न कभी बर्बाद होता है। इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेंगे। अब जैसे कि एक ट्रक जा रहा है, एक ट्रक जा रहा है, ट्रक जा रहा है इधर, और एक गाड़ी जा रही, एक छोटी गाड़ी जा रही है, वो भी इधर जा रही है, वो भी इधर जा रही है। इसका मान लीजिए कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है। और जब ये मान लीजिए ये जा करके इस गाड़ी में, इस कार में, ये कार है, ये ट्रक है, ट्रक ने कार को मार दिया, और जब मार दिया पीछे से धक्का, तो ट्रक का कुछ स्पीड हो गया, बदल गया, और कार का कुछ स्पीड हो गया। तो इसका मान लीजिए स्पीड इसका v2 हो गया, इसका v1 हो गया, ट्रक का v1 हो गया। इसका मास m1 है, ट्रक का मास m1 और कार का मास m2 है। अब ये जो मारा, इस किस फोर्स से मारा, F1 फोर्स से मारा। इस पर जो मारा इसका क्या फोर्स हुआ, F2 हो गया। कार भी तो मारा, मान लीजिए कि यही मारा तो कार भी तो उसको मारा, तो F2 हो गया। तो F2 जो होगा, ये मारा F1 इधर, तो F2 तो ऐसे होगा, F2 ऐसे होगा। उसका डायरेक्शन तो इक्वल एंड अपोजिट ना होता है। ये हो गया। तो हम लोग क्या पढ़े कि संरक्षण का सिद्धांत ये पालन करता है। हम लोग यह भी जानते हैं कि कोई भी चीज है, जैसे F1 इसका फोर्स हुआ ट्रक के लिए, फॉर ट्रक हम लोग कैलकुलेशन करें, और ट्रक इसके लिए कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, ये ट्रक द फोर्स लगाया किस पर, कार पर, तो इसका मास क्या है m2, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 माइनस m1 v1 m m2 v2, और टाइम कुछ लगा होगा तो t भी लिख दीजिए ना, हो गया। और फॉर कार क्या हो गया, कार के लिए इसका तो F2 होगा, कार का है m1 m1 u1 माइनस m2 u2 बाई t। यहाँ v न होगा, v2, यहाँ v1 v u2। तो हम लोग ये क्या जाने कि इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो F1 के बराबर माइनस F2 हो जाएगा कि नहीं। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल तो होगा, अपोजिट मतलब चिन्ह बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, तो हो गया F1 बराबर F2। तो ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या उसका पुटिंग वैल्यू कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो m2 u2 माइनस m2 v2 ना लिखेंगे, m2 u2 बाई t, यहाँ भी माइनस m1 u1 m1 v1 माइनस m1 u1 बाई t, माइनस का साइन लगेगा है, तो t से तो t इधर कैंसिल हो जाएगा। और जब हम लोग लेफ्ट राइट करेंगे तो आएगा m1 u1 प्लस m2 u2
बराबर m1v1 प्लस m2v2 ये आएगा। यही ना, शुरू का जो मोमेंटम हुआ बस माने कार और ट्रक और कार का जो मोमेंटम हुआ शुरू का, लास्ट का ट्रक और कार के मोमेंटम के बराबर हो गया। तो यहाँ हम लोगों को जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो थ्योरी हुआ, लॉ हुआ, साबित हुआ कि नहीं? एकदम साबित हो गया। ट्रक का मान लीजिए वेलोसिटी घटा तो कार का बढ़ा। इस तरह से हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जानकारी हुआ। और कभी कभी इसका हाँ, एक और है, गन का बारे में हम लोग जाने। गन, उसमें गन के लिए, गन में कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। तो गन का मान लीजिए कि मास है m1 और बुलेट का मास है m2 और गन उस समय स्थिर है। जब स्थिर है, हम गोली बोझे हुए हैं, लोड किए हुए हैं गन में, जो कारतूस है उसको लोड किए हुए हैं, उसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, न गन के पास है न गोली के पास है। वैसी स्थिति में जीरो है। लेकिन जैसे ही गोली दागते हैं तो गोली आगे बढ़ता है और जो आपका बंदूक है रिकॉयल करता है, पीछे पीछे ढकेलता है, तो बंदूक भी बढ़ता है। लेकिन बंदूक का वजन ज़्यादा है, गोली का वजन कम है। तो गोली का वजन कम है तो तेजी से गया, बंदूक का वजन ज़्यादा है तो वो कम रिकॉयल करता है। तो मान लीजिए बंदूक का मास m1 है, गोली का m2 है। इसका तो वेलोसिटी 0 है शुरू का, इसका भी 0 है। लेकिन इसका आ गया u1 हो गया जब हम लोगों ने दाबा, u1 हो गया, इसका u2 हो गया, गोली का u2 हो गया। तो जब दोनों का 0 था तो शुरू में मोमेंटम 0 था। शुरू में मोमेंटम, गन का मोमेंटम 0 mv है को ना, मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम 0 था गोली का। अब उसका आ गया, लेकिन एक दूसरे के बराबर होगा, विपरीत होगा। अब हो जाएगा m1 u1 बराबर m2 u2। ही कहिए यू कहिए, जो कहिए लास्ट वाले को। गन का जो मोमेंटम है गोली का मोमेंटम के बराबर होगा। इसके यूज करते हुए हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे गन और उसका गोली का। उससे जो छोड़ते हैं कारतूस, उससे जो निकलता है, दोनों के वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे, बराबर करके हम लोग वैसा सवाल बनाएंगे। लेकिन जहाँ 2-3 मटेरियल हैं, कुछ दौड़ रहा है कुछ स्थिर है, वैसी स्थिति में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को दोनों तरफ कर देंगे। इनिशियल मोमेंटम लेफ्ट में, फाइनल मोमेंटम लास्ट में राइट में कर देंगे। बीच में इक्वल टू को चिन्ह लगा देंगे और जो कुछ करना होगा जोड़ घटाव करके हम लोग अपना वांटिंग जो डाटा है मालूम कर लेते हैं। गन में भी वही करते हैं। इसमें भी गन का मोमेंटम और गोली का मोमेंटम दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। बस ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हुआ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी एप्लीकेशन है, कहीं यूज है यूज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वही है कि मान लीजिए आपका रॉकेट है, ऊपर जा रहा है, इससे ये धुआं निकल रहा है, हवा निकल माने झोंका, आंधी की तरह धुआं नीचे निकल रहा है।
फ्यूल जलने से नीचे निकल रहा है, इसके रिएक्शन में ऊपर जा रहा था। इसका जो मोमेंटम है, हवा तो चूंकि एयर जो है, जो ईंधन का जला हुआ एयर निकला, चाहे धुआं निकला, चाहे जो कहिए स्मोक निकला, तो वो स्मोक इतना तेजी से निकलता है, इतना तेजी से निकलता है, भले हवा हल्का है लेकिन इतना तेजी से निकलता है कि वो नीचे निकलता है और उसके रिएक्शन में रॉकेट जो है सो ऊपर भागता है, रिएक्शन में रॉकेट ऊपर भागता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि 5000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकलता है, तो ये जरूर 500 किलोमीटर के स्पीड से जरूर चलेगा, भागेगा। इसको हल्का बनाया जाता है, रॉकेट को उतना भारी नहीं रखा जाता है, कम से वेट को कम करने का कोशिश किया जाता है। तो ये भी तो भागेगा, कुछ तो इसका वेलोसिटी बन जाता है, तो यह भी बड़ी तेजी से भागता है। इस तरह से हम लोग का रॉकेट चलता है। तो यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज होता है। मान लीजिए इसका हवा जो है, जो इससे जो निकला स्मोक, उसका वेलोसिटी नीचे के तरफ होता है और बहुत तेजी से होता है। उस कंपैरेटिवली उसका मास चूंकि ज़्यादा है, रॉकेट का मास ज़्यादा है, इसलिए वह उसका स्पीड हवा के स्पीड से बहुत बहुत कम होता है, लेकिन ऊपर तो ढकेलाइए जाता है, ऊपर जाता है रॉकेट। इसी रॉकेट के माध्यम से तो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं। खैर जो हो, तो यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का उपयोग हम लोग करते हैं। जेट एरोप्लेन में भी यही काम करते हैं, यही चीज होता है, सेम इसी तरह का होता है। तो इस तरह से हम लोगों का फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समाप्त होता है। लेकिन इस पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे, 8-10 जो न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको अलग से हमने बताने का निर्णय लिया है, तो उसको एक अलग क्लास में हम बताएंगे, अगले क्लास में। और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हमारा हौसला बुलंद रहे। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।